कल तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है और तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिजिक्स में बच्चे इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका सिलेबस खत्म नहीं होता है। फिजिक्स में बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी बहुत खराब होता है। अगर तुम सिर्फ रैंडम पढ़ाई करते रहोगे तो 40 पे लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। आज के दिन तुम जो भी पढ़ोगे वो डिसाइड करता है तुम कल 40 ला रहे हो कि 65 प्लस ला रहे हो। सब बोल रहे हैं सब खत्म हो चुका है, मैं बोल रहा हूँ तुम अभी भी शिद्दत से मेहनत करोगे तो कल पेपर के दिन में तुम गेम को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मैं तुमको दे रहा हूँ ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ। अगर तुम उसको फॉलो करते हो तो तुम अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा कल फिजिक्स का पेपर है और तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सच्चाई सुन लो, फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम पे जो क्वेश्चन आते हैं वो हर बार रिपीट होते हैं। इसका मतलब नहीं कि हमको सिलेबस खत्म करना होगा। जो बच्चा स्कोर करता है ज्यादा वो सही स्ट्रेटेजी के साथ जाता है। इस वीडियो पे मैं आपको कंप्लीट ब्लूप्रिंट दे दूंगा जिसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा इंपोर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल कहां से आते हैं, आंसर राइटिंग स्किल, सब कुछ दे दूंगा। आपका काम है शिद्दत से मेहनत करो क्योंकि आज का जो दिन है वो डिसाइड करता है कि आपका कल कितना मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, आपको बढ़िया से आज मेहनत करना है, पेपर अच्छे से जाना चाहिए। मेरा नाम है साई और आप सब लोग देख रहे हैं ग्रो विद साई पे सर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं तुम लोगों का माइंडसेट क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि एंड टाइम में ना बहुत से स्ट्रेस रहते हैं, कुछ नहीं पढ़ा हो कल हम तो फेल हो जाएंगे, अभी तो कुछ होने वाला ही नहीं है। मैं तुमको बोल रहा हूँ अगर तुम चाहो तो आज का दिन अगर तुम मेहनत कर लोगे ना तुम अपने गेम को चेंज कर सकते हो। बस इस ब्लूप्रिंट को फॉलो कर दो। देखो, माइंडसेट का सिंपल सा 3 रूल मैं तुमको बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमको उसको पैटर्न को समझना है। तीसरा, सिलेबस खत्म करने की जरूरत नहीं है, इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाओ, अच्छा मार्क्स लेके आओगे। तीसरा, राइटिंग स्किल, जो बच्चा अच्छे से राइटिंग प्रेजेंट करता है सीबीएसई उसको बढ़िया से मार्क देता है। तो देखो, प्लान अपना क्या है, इजी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, रिवाइज इंपोर्टेंट डेरिवेशन फॉर्मूले एंड पीआईक्यू, यही 4 चीजें जो मैं आपको बताऊंगा और ये जो 4 चीजें रामबाण होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक एक करके जानते हैं अपना इजी हाई वोल्टेज टॉपिक्स जहां से बहुत ज्यादा मार्क्स सीबीएसई पूछता है। जो हाई वोल्टेज चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, वेब ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स एंड रे ऑप्टिक्स। देखो इसमें से ना कुल मिला के शायद 35 या 40 मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। मतलब ये 5 चैप्टर है, 35 प्लस मार्क्स ये अकेला आते हैं। इसको बहुत चुल्लू भर की कोशिश आते हैं और तुम बढ़िया से कर दोगे अगर तुम सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। अगर तुम मैं डेरिवेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पे आता है क्वेश्चन। जैसे मान लो आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया, गॉस लॉ हो गया, डीप वेलोसिटी और करंट का रिलेशन पूछ लिया कोई, व्हिटस्टोन ब्रिज का भी आ गया, बायो-सावर्ट्स लॉ का आ गया, ये सब चीजें यहीं से हर बार पूछी जाती है। ठीक है, इंपोर्टेंट कंसेप्ट और न्यूमेरिकल ये हमारी ऐसी से आती है क्योंकि वो एलसीआर सर्किट हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, यहीं से क्वेश्चन बनता है। चलो मैं तुमको अभी इंपोर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, हर एक चैप्टर का इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से सुनना। देखो, चैप्टर 1 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है। उसमें अपना टॉपिक क्या क्या है, कूलम्ब्स लॉ है, गॉस लॉ है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से हर टाइम क्वेश्चन आता है, बढ़िया क्वेश्चन आता है। फिर चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डाइपोल, वो इक्वेटोरियल एक्सियल वाला तुमको पता है ना, वही वाला क्वेश्चन आने वाला है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड प्रॉपर्टीज, इक्विपोटेंशियल तो भाई फेवरेट टॉपिक होता है बोर्ड का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स को खत्म कर लेना, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट हो जाना। बस ये सब चैप्टर्स पढ़ लो, हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद आते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या रहता है, डीप वेलोसिटी क्या होता है, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, व्हिटस्टोन ब्रिज का वो सर्किट दे देगा तुमको, वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, या फिर उसका डेरिवेशन बना लो। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, सेल इन पार्लर सर्किट देता है तुमको, निकालने नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है, नेट कैपेसिटेंस निकालना होता है, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं बढ़िया से। इसको बढ़िया से देख लेना, तुम्हारा कल मार्क्स यहाँ से एकदम एक्सीलेंट आएंगे तुम्हारे। फिर आता है मैग्नेटिज्म पे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ लो, फिर एम्पियर सर्किट डाल लो, बायो-सावर्ट्स लॉ, फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, टॉर्क और करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीजें पढ़ लो। इसका मेन क्वेश्चन आता है ये वाला टॉर्क वाले पे आता है और ये बायो-सावर्ट्स, ये हाईली इंपोर्टेंट होता है, हाईली इंपोर्टेंट। ये हाईली इंपोर्टेंट कहा गया, ये हाईली इंपोर्टेंट आता है, ये हाईली इंपोर्टेंट, ये वाला हाईली इंपोर्टेंट, ये वाला हाईली इंपोर्टेंट, ये वाला, मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म, मटेरियल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें तुमको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन पूछ देते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपना 6 चैप्टर में। 6 चैप्टर में कुछ नहीं, ये वाला मोशनल ईएफ इंड्यूस्ड मोशनल सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रूव करने को तुमको दे देंगे, या फिर कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी इसमें आ जाते हैं और एसी जनरेटर कभी कभार पूछते हैं, फिर भी हम इसको इंपोर्टेंट मानते हैं। क्या पता कल आ गया पेपर में एग्जैक्टली। लेंस लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें 2 मार्क्स का आते ही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या होता है, अपना एसी करंट होता है। एसी करंट में अपना एलसीआर सर्किट वाला, ये तो भाई फेवरेट टॉपिक है। अगर एसी करंट का कोई क्वेश्चन आने वाला है तो ये वाला आता है। और डेरिवेशन 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो ट्रांसफॉर्मर से आते हैं। ये सब बढ़िया से देख लो, बस बिंदास होके पढ़ो। बस एक चीज याद रखना है कि भाई कल का पेपर बहुत अच्छे से जाने वाला, अगर माइंड में रखोगे ना अच्छे जाएगा, वो अच्छा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं चैप्टर 8। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें बस
ये क्वेश्चन पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमएस, तुमको दे देगा रेडियो वेव्स, इंफ्रावेव्स, उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दे देगा, कौन से रीजन पे कौन लाई करता है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभार ये पूछ देता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं रे ऑप्टिक्स। देखो मैं तुमको बोला था ना, जो सेकंड बुक होता है फिजिक्स का बहुत आसान होता है और हाई स्कोरिंग भी होता है। इसमें क्या आता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो TIR, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। देखो आप तुमको बताता हूँ डेरिवेशन कहाँ से आता है। डेरिवेशन आता है यहाँ से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप सब आता है। लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाता है, इनमें से तुमको न्यूमेरिकल आ जाएंगे, इसमें भी न्यूमेरिकल आ जाएंगे, और ये वाला कभी का डेरिवेशन पूछता है, मोस्टली तो न्यूमेरिकल आता है, और ये वाला भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑप्टिक्स क्लियर हो गया आपके। उसके बाद हम चलते हैं वेव ऑप्टिक्स। इसका कुछ करना नहीं है, बस तुमको अगर तुमको समझ में नहीं आता है ना, बस ये दो चीजें तुम रट्टा मार के चले जाओ, एग्जैक्ट क्वेश्चन तुमको आ जाएंगे। YDSC, डिफ्रैक्शन थ्रू स्लिट, अगर नहीं हुआ तो इसको भी देख लेना। उसके बाद डायरेक्ट डेरिवेशन क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, हाइजेन प्रिंसिपल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। फिर चैप्टर 11, भाई आप जो बताने जा रहा हूँ इसको तुम अगर ढंग से कर लिए तो तुम्हारा 35 प्लस से तो ऊपर आ जाएगा, बाकी उसके साथ करोगे तो आराम से तुम लोग का 60 से प्लस 65 आ जाएंगे। चैप्टर 11 पे जो मॉडर्न फिजिक्स होता है, डी ब्रोगल, वेवलेंथ, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देख लोगे तो बस इतना खत्म कर, चैप्टर 11 तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 12 और 13। एटम्स में क्या रहता है, बस वेलोसिटी, रेडियस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखने हैं कौन कैसे किए थे, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये दोनों न्यूमेरिकल आते हैं, पूछ लेते हैं तुमको, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर 13, बाइंडिंग एनर्जी, हाँ बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग कर्व, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, ये वाला, ये दो है मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें तो क्वेश्चन पूछते हैं भाई, बहुत तगड़ी लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और वो इजी होते हैं। अब जो आखिरी चैप्टर है ना, ये तुम्हारा मार्क्स लाता है। इसमें ना ये चारों चीजों पढ़ लोगे ना, 7 मार्क्स बन जाते हैं, 7 मार्क्स। इसमें से 7 मार्क्स आता है, वो भी यूं आते हैं, ठीक है। अब तो तुम लोग को मैंने बता दिया कि कौन सा इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, कौन सा डेरिवेशन इंपोर्टेंट होता है, अब तो कुछ क्लैरिटी हो गया ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब सबसे बड़ी चीज, अब करना क्या है, हाई वोल्टेज चैप्टर को क्लियर कर मारो, क्योंकि एटलीस्ट तुम 40 प्लस तो ला रहे हो। अगर तुम एंड में जो 5 चैप्टर पहले बताया था ना, मॉडर्न फिजिक्स, देन सेमीकंडक्टर आ गया, देन वेव ऑप्टिक्स आ गया, ऑल दिस थिंग, ये सब जो है ना उसको बढ़िया से करो तो 40 प्लस मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। फिर क्या हुआ, इंपोर्टेंट डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ लो, फिर PYQ आंसर राइटिंग, ये मतलब तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट कर सकता है, ठीक है। PYQ इसलिए प्रैक्टिस करो क्योंकि CBSE का बोर्ड पैटर्न रिपीट होता है, अगर तुम PYQ नहीं देखोगे तुमको कहां पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस साल रिपीट हुआ था। इससे बढ़िया तुम एक बार ना क्या करो, बस इसको कंप्लीट कर दो, 1-2 साल का PYQ देख दो, 2 इयर्स PYQ देख लो, तुम्हारा मतलब आइडिया आ जाएगी कैसा कैसा होना है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि राइटिंग स्ट्रेटेजी। देखो जो बच्चा CBSE बोर्ड में ज्यादा मार्क्स लाता है ना, वो राइटिंग स्किल्स की वजह से लाता है। इसका मतलब नहीं है कि तुम सोचो जो CBSE बोर्ड में टॉपर हुआ है उसका मतलब वो सब जानता है, उसका सिलेबस खत्म हो गया, नहीं भाई। जो टॉपर होता है ना, वो उसका राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा होता है, कैसे प्रेजेंट करना होता है। देखो अगर तुमको डेरिवेशन दे दिया तो क्या करोगे, जिसमें डायग्राम है डायग्राम लिखो, अगर इसमें स्टेप्स है, जैसे मान लो बायो सावर्स लॉ में तुमको स्टेप बाय फॉलो करना होता है ना, स्टेप्स को नीटली लिखो, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, ताकि जो एग्जामिनर देखता है ना कॉपी, उसको पता लगना चाहिए कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप किया है। अगर वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना, अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो तुमको 3 मार्क्स दे देगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 5 मार्क्स, वो तुमको 3 मार्क्स दे देगा बिकॉज ऑफ दिस। समझ रहे हो बात को। अब यूनिट्स मत भूलो, न्यूमेरिकल में बच्चे ये करते हैं, मतलब बहुत सारी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं कि बच्चे यूनिट छोड़ जाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते। भाई क्यों भाई, अगर मीटर है तो मीटर मारो, अगर तुमको क्वेश्चन में दे दिया है सेंटीमीटर, तुमको मीटर में कन्वर्ट करना है। हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल करते समय यूनिट को SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यूनिट को हमेशा SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, समझ गए बात। उसके बाद फॉर्मूला पहले से लिखो, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डेरिवेशन में स्किपिंग मत करो, ठीक है। प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। मैं तुमको न्यूमेरिकल अप्रोच करने का तरीका बताता हूँ। देखो न्यूमेरिकल जो बच्चे कहते हैं हाँ ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, आंसर निकल गया, नहीं होता है। क्या गिवन है, गिवन लिखो पहले, गिवन डाटा क्या कन्वर्ट करना होता है, क्या पूछा है, बस ऐसे करोगे ना एग्जाम में इंप्रेशन होकर तुमको मार्क्स देता है, ठीक है। समझ रहे हो। आई होप तुमको ये वीडियो समझ में आया होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपके लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आपके एग्जाम बढ़िया से जाइए। अब एक काम करो,
मैंने आपको बता दिया सब कुछ। आप बढ़िया से फोन को साइड रखो एक दिन के लिए बस। अगर तुम अपने बोर्ड्स को हाई लेवल लेने चाहते हो, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो फोन को बाहर में जाओ, फोन को बंद कर दो। नो स्क्रोलिंग, नो रिग्रेट, नो लेस मार्क। ठीक है, मिलते हैं आपके केमिस्ट्री वाले दिन, एग्जाम के दिन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपने प्रिपरेशन को और बढ़िया से बनाए।